नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 का, जो पेपर 5 का है। इसमें देखेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट एनालिसिस पहले देखेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं इस बार, और उसके अकॉर्डिंग मतलब किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है वो भी देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन है 1 से 50 तक लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस क्या है। तो सब्जेक्ट एनालिसिस जो था पेपर 5 का, उसमें मेजर सब्जेक्ट जो है सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील आता है। सर्वे का एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया था बट आता नहीं है, वो जनरल इंजीनियरिंग पेपर में है। तो ये है सॉइल, 5 सब्जेक्ट आपका है। एक स्ट्रक्चर का सारा और एक सॉइल मैकेनिक्स का। तो सॉइल मैकेनिक्स से जो इस बार आया क्वेश्चन आया है, वो इस बार आया 20 क्वेश्चन आया है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आया है क्वेश्चन 5। और इस बार जो स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन आया वो आया 11। और ये आर सी से आया 12 क्वेश्चन, स्टील से एक, और सर्वे का उसमें इंक्लूड किया गया एक क्वेश्चन। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। इन अ लोडेड बीम द पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर ऑकर्स एट ए सेक्शन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम। ऑप्शन बी में बेंडिंग मोमेंट इज जीरो और चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एंड शियरिंग फोर्स इज मैक्सिमम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्योंकि जहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट जीरो और अपना साइन जो चेंज करता है, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर वहीं पे होता है। तो वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो और चेंजेज साइन, देन कर्वेचर विल ऑल्सो चेंजेज इट्स साइन एट दैट सेक्शन, सच पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर। और अगर उसी पॉइंट पे उस बीम का इलास्टिक कर्व अगर चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और अगर उसी कहीं पे शियर फोर्स अगर अपना साइन चेंज कर रहा है सेक्शन में, बीम का सेक्शन में, तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का जो होगा सेक्शन का, उस सेक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम होगा। बट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा वहाँ पे शियर फोर्स कुछ चेंजेस नहीं आएगा। वहाँ पे जो ऐसा मतलब जो उल्टा करके देखेंगे तो वो चीज़ ट्रू नहीं होता है। सिर्फ बेंडिंग मोमेंट जहाँ साइन चेंज करता है वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर होता है, और जहाँ पे शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और मिनिमम होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, सपोज कि ओवर हैंगिंग बीम का एक हम एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक ओवर हैंगिंग बीम है, और ये देखते हैं इसमें। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस। तो ये यहाँ से जो साइन चेंज कर रहा है बेंडिंग मोमेंट अपना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर होगा, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर होगा ये पॉइंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, a 3-hinge arch is carrying uniformly distributed load over the entire span. The arch is free from bending moment and shear force if its shape is, option A circular, parabolic, elliptical and none of the above। तो इसमें जो होगा ऑप्शन होगा जो पैराबोलिक होगा, क्योंकि जो 3-hinge आर्च जो होता है अगर उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होता है तो उसका जो कहते हैं कि इकोनॉमिकल, या फिर जिसमें जीरो बेंडिंग मोमेंट आए या फिर शियर फोर्स जीरो हो, तो वो इस टाइप का शेप होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर हम यूडीएल लगा रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर हम यूडीएल लगा रहे हैं, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो सेकेंड डिग्री पैराबोलिक में बनेगा। तो बेंडिंग मोमेंट आर 3-hinge आर का जो होगा ये इसी शेप में बनेगा। तो इस शेप में जो होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा, थ्रू आउट द स्पान आएगा, और शियर फोर्स भी। तो देखते हैं, इफ द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो थ्रू आउट अलोंग द आर्च, देन इट इज लीनियर आर्च बोला जाता है या फेनिकुलर आर्च बोला जाता है। लीनियर आर्च में इसका कि बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट द स्पान आपका जीरो हो, और फेनिकुलर आर्च जैसे हम लोग जब केबल स्पान बनाते हैं तो इस टाइप से कुछ हम लोग जब ड्रॉ करते हैं फोर्सेस जो होता है उसका कुछ इस टाइप से आता है। इस टाइप से जो फोर्सेस आता है इसमें, सपोज कि ये चीज़ हो जाता है और ये इस टाइप से होता है, इस टाइप से, या फिर हम लोग कर्व शेप में देते हैं ये चीज़ को। तो कुछ इसी कंसेप्ट पे ये सब सारा बेसिस होता है, जो कनेक्टेड होता है सब इसी बेसिस पे होता है। बट सर्कुलर आर्च एक है, सर्कुलर आर्च में क्या होता है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। और जो थ्री सर्कुलर आर्च में क्या होता है कि ये जो है 3-inch सर्कुलर आर्च है,
ये एल इसका डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से बनता है। ये यहाँ पे टच करेगा तो इस पोजीशन पे जो होता है ना, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है दोनों साइड से, दोनों 30 डिग्री पे एंगल पे। इधर से भी 30 डिग्री, इधर से भी 30 डिग्री पे एंगल। बाकी जो होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री पे, वो जो होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सिर्फ जीरो होता है बस। लेकिन पैराबोलिक आर्च में थ्रू आउट द बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है। हम लोग देखेंगे थ्रू आउट जैसे कैसे है कि ये आपका पैराबोलिक आर्च है पूरा ये चीज़। और इसका जो पैराबोलिक वाई इक्वेशन जो हाइट का होता है, वाई इक्वल टू 4h/L² एक्स इंटू एल माइनस एक्स करके होता है। तो इसका हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो हम कैलकुलेट करके लाते हैं तो ये आता है WL²/8h। और हम लोग जब जनरलाइज इक्वेशन जब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन पैराबोलिक थ्री आर्च में, तो उसका जनरलाइज इक्वेशन कुछ ये आता है। इसमें एक्स एक्स जो है यहाँ पे डिस्टेंस है, एक्स का कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो वो बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा। इसलिए इसलिए जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड टू हॉलो शाफ्ट बोथ हैविंग आउटसाइड डायमीटर एंड डी एंड हॉलो शाफ्ट टू हैविंग इनसाइड डायमीटर डिवाइड टू इन टॉर्सन। कह रहा है कि जो सॉलिड शाफ्ट है उसका तो जो है डायमीटर है वो डी है, हॉलो शाफ्ट का आउटर डायमीटर भी डी है, एंड उसका इनसाइड डायमीटर जो हॉलो का वो डिवाइड टू। पूछ रहा है कि स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ क्या होता है कि हम लोग शियर स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टॉर्शन डिवाइडेड बाई पोलर मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस हो जाता है ये चीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेक्शन मॉडुलस होता है जेड पी, जो जेड पी हो जाता है क्या हो जाता है इसका, ये π/16 डी क्यू हो जाता है सॉलिड का, जेड पी ऑफ सॉलिड। जब जेड पी हम जब हॉलो का देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये चीज़, π/16 डी का पावर 4, और ये हो जाएगा डी के जगह पे हो जाएगा d/2 हो जाएगा इनसाइड डायमीटर में, टू दी पावर 4, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ हो जाएगा डी होता है इसका। तो जब इसको हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जेड पी का हॉलो चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, जेड पी यहाँ पे नीचे है। सपोज हम ये τ1 अपॉन डिवाइडेड बाई हम लोग τ2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जेड पी 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ सॉलिड। ये हो जाएगा हॉलो का ऊपर चला जाएगा क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा सीधे। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको रख करके इस वैल्यू को, डी का पावर 4 कैलकुलेट करके 2 × 2 × 2 × 16 हो जाएगा नीचे, और ये ऊपर हो जाएगा 15। तो 15 डिवाइडेड बाई 16, और डी से डी क्यू है तो कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ ये बचेगा 15/16। तो ऑप्शन डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाउ इक्वल टी अपॉन जेड पी पोलर सेक्शन मॉडुलस जेड पी। फॉर ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग इट्स डेप्थ कांस्टेंट द विड्थ विल वेरी इन प्रोपोर्शन टू। कोई एक बीम है, इसका हम लोग डेप्थ को कांस्टेंट रखते हैं, इस मीन्स कि अगर लोड भी इस पर जो लग रहा है, स्ट्रेस भी लग रहा है, वो भी यहाँ पे कांस्टेंट है। करेक्ट, जो मोमेंट होगा वो जो है जो विड्थ के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन से क्या जानते हैं हम लोग, m/i इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई होता है। तो ये क्या है, ये y यहाँ पे डेप्थ का डी वाई इक्वल टू dy/2 होता है, डेप्थ कांस्टेंट है, स्ट्रेस यहाँ पे रहेगा, जो थ्रू आउट द स्ट्रेस वही वही लगेगा। तो m जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, i का, और i जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, bd क्यू डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है। तो ओवरऑल क्या जाता है कि बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ हो जाता है। तो ये जो प्रोपोर्शनल जो वेरी करेगा वो सिर्फ वेरी करेगा बेंडिंग मोमेंट m करे बस, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ए गिवन मटेरियल यंग मॉडुलस इज 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज, क्या होगा। तो इसके एक रिलेशन क्या होता है, E इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू होता है। E क्या दिया हुआ, 200 दिया हुआ, इक्वल्स टू 2 इंटू ये क्या दिया हुआ 80 दिया हुआ, और इंटू 1 प्लस म्यू हो जाएगा। तो ये जो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब इधर करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80
और ये माइनस का एन एन हो जाएगा, ये वन वन माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5, 25 जा 100 एंड 24 जा 80, तो 5/4 1.25 माइनस का 1 0.25, ये हो जाएगा आंसर उसका 0.25, सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन होता था ई जी एंड म्यू एन के में इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू एंड इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस म्यू एंड इक्वल्स टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी एंड म्यू इक्वल्स टू होता है 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस का 2g, ये चीज़ होता है, इसको याद कर लीजिए। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनल फोर्सेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन इन एन आर्च आर। जब हम इंटरनल फोर्सेस करते हैं आर्च में, आर्च का सपोज कि हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं आर्च का, ये चीज़ हो गया क्रॉस सेक्शन इसका, और ये इसका हो गया क्रॉस सेक्शन हो गया ये चीज़। होता क्या, किस कोई का क्रॉस सेक्शन पर अगर वर्टिकल फोर्सेस इसका कहीं से आ रहा ये चीज़ और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहा किसी कंपोनेंट पे, तो इसका जो एक्सियल थ्रस्ट होगा वो कुछ इस टाइप से डायरेक्शन में आएगा, और रेडियल शियर होता है इस डायरेक्शन में लगता है इसका, और मोमेंट भी कुछ इसी मोमेंट लगेगा इस तरह से। तो इसका ऑप्शन रहेगा नॉर्मल थ्रस्ट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। किसी एवरी थ्रू आउट द सेक्शन जहाँ भी हम सेक्शन काटेंगे तो इंटरनल फोर्सेस जो होगा ये 3 आएगा, एक्सियल थ्रस्ट आएगा, रेडियल शियर आएगा या शियर फोर्स बोलिए उसको, और बेंडिंग मोमेंट, ये चीज़। इंटरनल फोर्स एट एनी सेक्शन इन आर्च आर इंक्लूड्स नॉर्मल थ्रस्ट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। आंसर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, मूलर ब्रेसलेट प्रिंसिपल ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन इज एप्लीकेबल फॉर। जो मूलर ब्रेसलेट प्रिंसिपल होता है ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम करने के लिए बनाया जाता है, यूज किया जाता है मूलर ब्रेसलेट प्रिंसिपल जो है, तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द मटेरियल ऑफ विच इज प्लास्टिक एंड फॉलो स्टोक्स लॉ, ट्रसेस स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स फ्रेम्स एंड स्टैटिकली indeterminate structure of the material which is elastic and follow Hooke's law, none of the above। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए तो नहीं होगा, स्टैटिकली यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ होगा ही नहीं, इसमें आता ही नहीं स्ट्रक्चर में, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। स्ट्रेसेस स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, फ्रेम्स स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल विच इज इलास्टिक एंड फॉलो Hooke's law। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम एप्लीकेबल, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम एप्लीकेबल है ओनली, ऑप्शन में ओनली फॉर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ओनली व्हेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, ओनली व्हेन द बिहेव्स इलास्टिकली सिस्टम, नॉन ऑफ द। तो सुपरपोजिशन वैलिड होगा तभी ये हो चीज़ जो कास्टिग्लियानो थ्योरम एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड होगा तभी वैलिड तभी उसी केस में होगा जब स्ट्रक्चर जो होगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा उसके बाद, और ये बिहेव्स इलास्टिकली जो फॉलो करेगा, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के केस में होता है, दोनों केस में। आइए डिटेल देखते हैं इसका क्या है। कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम जो होता है क्या कहता है कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी with respect to any displacement component is equal to external forces applied at that point in the direction of displacement। सपोज कि ये कोई बीम है, ये बीम है और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुछ डाउनवर्ड तरीके से है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन होगा, डेल्टा से होगा कुछ, डेल्टा अगर डिफ्लेक्शन हो रहा और ये लग रहा लोड लग रहा पी यहाँ पे, तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि डेल्टा चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी होगा, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट को क्या देगा, लोड देगा। एप्लीकेबल टू बोथ लीनियरली एंड नॉन लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होता है। वहीं कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम क्या करता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स and it gives deflection is equal to deflection at any point in the direction of the force, applicable to only linearly elastic structure। पर इसका कंडीशन क्या है कास्टिग्लियानो थ्योरम का, लीनियर इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग होना चाहिए। और सुपरपोजिशन का क्या है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन थ्योरम इन ए बीम ट्रस और फ्रेम विच मे बी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, the resultant value of any stress function due to multiple loading is equal to the sum of effect of individual loading। the stress function may be shear force, bending moment हो सकता है, reaction, slope, deflection, stress और strain हो सकता है।
सुपरपोजिशन थ्योरम का जो कुछ एजम्पशन क्या, मटेरियल आइसोट्रोपिक होमोजेनियस होना चाहिए, लीनियरली इलास्टिक इन विच द हुक्स लॉ इज वैलिड होना चाहिए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सपोर्ट्स आर नॉन यील्डिंग। तो इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम ये कंडीशन जब सारा मैच करता है तो ही क्या है, कास्टिग्लियानो थ्योरम का भी एजम्पशन जो यही कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसके बाद ही कास्टिग्लियानो ये चीज़ वैलिड हो पाएगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन है ओनली व्हेन द सुपरपोजिशन इज वैलिड। नेक्स्ट, a single rolling load of 8 kilonewton along a girder of 15 मीटर span, absolute bending moment will be। तो ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल रोलिंग लोड बनाना है, 8 किलोमीटर का रोल कर रहा है किसी गडर पे, जिसका की लेंथ है 15 मीटर। ये है बीम, कहीं ये रोल कर रहा है 8 किलो न्यूटन का सिंगल रोलिंग लोड है, ये हो गया 8 किलो न्यूटन का, और ये एल इक्वल टू 15 मीटर है। तो इसका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। इसको हम सपोज के सेक्शन में बांट देते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये टोटल लेंथ है बी। तो ये जो पॉइंट होता है टॉप पॉइंट, ये होता है ए बी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एल के बराबर होता है, इतना होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में। तो ये जब करेंगे हम इक्वल टू कितना होगा 7.5, जब इसका हाफ जो हो जाएगा 15 का, इंटू का हाफ बी डिवाइडेड बाई लेंथ, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, जो लोड लग रहा है वही हो जाएगा यहाँ पे, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया इसका, और इंटू लोडिंग कितना हो जाएगा 8, तो 7.5 दो बार में ये चला जाएगा, 4 ही चला जाएगा, 7.5 इंटू 4 30 किलो न्यूटन मीटर, इसका आंसर ये हो जाएगा 9 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड, कौन सा इसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानिज मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, कानिज मेथड भी डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कॉलम एनालॉजी मेथड जो ये फोर्स मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड भी है, डिस्प्लेसमेंट मेथड को बोला जाता है। तो इसका देखते हैं कैसे। जो मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है वो होता है दो तरीके से, एक होता है फोर्स मेथड, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं या कॉम्पेटिबिलिटी मेथड बोलते हैं, वहीं डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्टिफनेस मेथड बोलते हैं या फिर इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं। फोर्स मेथड जो है तभी एप्लीकेबल होगा, ये फोर्स मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो होगा वो काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी से लेस देन होगा, और डिस्प्लेसमेंट मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी जो है, काइनेटिक इंडिटर्मिनेसी वो होगा आपका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी से आपका लेस देन होगा उसी केस में। फोर्स मेथड कौन कौन सा है, वर्चुअल वर्क मेथड या यूनिट लोड मेथड बोलते हैं उसको, वो चीज़ हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, थ्री मोमेंट थ्योरम भी फोर्स मेथड है, और कॉलम एनालॉजी मेथड है, कॉलम एनालॉजी मेथड, कास्टिग्लियानो थ्योरम है, और स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, ये चीज़ इधर हो जाएगा। सोलफ डिफ्लेक्शन मेथड हो जाएगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानिज मेथड, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड। इसमें क्या है कि जो फोर्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो रिडंडेंट फोर्सेस होता है उसको हम टेकन और अननोन लेते मानते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं एट ऑल कोऑर्डिनेट्स पे। और वहीं डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अननोन लेते हैं और फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं बाकी सारे कोऑर्डिनेट पे। तो क्वेश्चन हम लोग अब क्या था इसका ऑप्शन में, हाँ वही तो हो गया था फोर्स मेथड सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th का। 11th में क्या, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ए ट्रेंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स दोनों का दोनों क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, नहीं ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और तो इसका आंसर इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या है कि जो प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी मेथड का और स्टिफनेस मैट्रिक्स का, इट इज़ ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और जब भी हम देखेंगे ये चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद जो होगा आई जे कोड जो होगा एफ आई ए जे इक्वल्स टू एफ जे आई होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और डायगोनल टर्म जो होगा इसका सारा वो बिल्कुल ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये चीज़, इसलिए ऑप्शन इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू जनरेट द जेथ कॉलम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट जे एंड फोर्सेस आर कैलकुलेटेड एट ऑल कोऑर्डिनेट्स। तो ऑप्शन ये जो ए हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फोर्स अप्लाइड करके फोर्स नहीं कैलकुलेट करते हैं। यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट द कोऑर्डिनेट जे एंड डिस्प्लेसमेंट आर कैलकुलेटेड एट ऑल कोऑर्डिनेट्स। हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में क्या करते हैं कि यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट जे एंड डिस्प्लेसमेंट आर कैलकुलेटेड एट ऑल डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं होगा। और यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट जे एंड फोर्सेस आर कैलकुलेटेड, ये होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स का होता है, ये जो होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स का होता है। स्टिफनेस मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं अननोन और फोर्स को करते हैं कैलकुलेट, और फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में क्या करता हूँ, फोर्स को करते हैं अप्लाई यूनिट फोर्स को, और डिस्प्लेसमेंट को करते हैं कैलकुलेट। तो आंसर बी। ऑप्शन क्वेश्चन 13 में क्या है, टू मेरिडियंस आर जनरली रिफर टू मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज दिस कन्वर्ज टू ए पॉइंट, दिस चेंज ड्यू टू चेंज इन टाइम एंड दिस रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दिस रिमेन कांस्टेंट। ट्रू मेरिडियन हमेशा कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होता है, वो नॉर्थ और पोल साउथ पोल से जो है वो डिफर करता है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ इन पिन ज्वाइंटेड फ्रेम प्लेन फ्रेम है, मीन्स की ट्रस है, कोई ट्रस का जो डीएसआई दिया हुआ है एम प्लस का आर ग्रेटर देन 2J, इस कंडीशन पूछ रहा है कि फ्रेम जो हमारा ट्रस होगा क्या हो जाएगा, स्टेबल एंड स्टैटिकली इंटरमिनेट होगा कि डिटर्मिनेट होगा या अनस्टेबल होगा, ये चीज़। तो डीएसआई क्या होगा कि अगर ग्रेटर देन 0 रहे डीएसआई तो होता है स्टेबल एंड या इनडिटर्मिनेट होता है स्टैटिकली, और अगर इक्वल टू 0 हो तो होता है स्टेबल होता है, ये कंडीशन हमारा स्टेबिलिटी का है। और डिटर्मिनेट का है, ये भी डिटर्मिनेट का है। और अगर लेस देन 0 होगा तो हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा कंडीशन। और अगर ये चीज़ 0 दे है, ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा कि एम प्लस का आर माइनस का 2J होता है पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम में, ग्रेटर देन 0 तो एम प्लस का आर ग्रेटर देन हो जाएगा 2J। इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्रस हो जाएगा वो स्टेबल और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे जो है अनस्टेबल कंडीशन में डीएसआई लेस देन 0 होगा। और हम लोग विजुअली भी अनस्टेबिलिटी को देख सकते हैं, या स्टेबिलिटी को हम लोग विजुअली भी देख कर बता सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है या अनस्टेबल। While using the three moment equation, a fixed end of continuous beam is replaced by an additional span of जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग नहीं करते हैं, जीरो लेंथ और इन्फानाइट लेंथ, ये जीरो लेंथ करते हैं, इन्फानाइट लेंथ हमको नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब फिक्स्ड बीम हो तो उसमें क्या करते हैं कि थ्री मोमेंट थ्योरम के में हम लोग एक एडिशनल स्पान जीरो लेंथ का हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपली सपोर्टेड एरिया बनाते हैं, उसके बाद ये करते हैं। थ्री मोमेंट थ्योरम ऑल्सो कॉल्ड कैलिब्रान थ्योरम, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इमेजिनरी लेंथ को हम लोग दैट है जीरो लेंथ एंड जिसका जो स्टिफनेस होता है उसका इन्फाइनाइट होता है, उसको रिप्लेसिंग फिक्स्ड इन विथ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो नॉट एप्लीकेबल टू ट्रसेस फ्रेम एंड फिक्स सपोर्ट, बट इन केस ऑफ फिक्स्ड इन कंटिन्यूअस बीम वी यूज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, ऑप्शन बी। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, ठीक हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये तो सीधा आंसर इसका, 5% ऑफ द रिजल्ट आर रिजल्ट जो फॉल, मतलब इससे ज़्यादा रिजल्ट फेल नहीं होना चाहिए। 95% जो रिजल्ट होगा कंक्रीट, जब हम लोग क्यूब टेस्टिंग करेंगे तो उसका जब 95% रिजल्ट जो होगा सैंपल में वो उतना पास, सैंपल उतना पास होना चाहिए 95% से या उससे ज़्यादा, 5% से ज़्यादा का फेल्योर नहीं देखना चाहिए। सी। Question number 17. The maximum strain at the level of the compression steel of rectangular section having effective cover to compression steel as d dash and neutral axis depth from the compression face as xu is, हम लोग ये compression steel कब प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जब डब्ल्यू एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर हम लोग जब बनाते हैं तब करते हैं। ये जो था ये हो जाता है डब्ल्यू एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पे compression स्टील प्रोवाइड किया हुआ डी डैश डिस्टेंस पे, उस केस में जो स्ट्रेन निकाला हुआ है एक्स यू डिवाइडेड बाई ट्रायंगल लॉस, यहाँ से देख लेंगे एक्स यू डिवाइडेड बाई और एक्स यू माइनस का डी डैश हो जाएगा, एक्स यू माइनस का डी डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स यू डिवाइडेड बाई 0.0 इतना 0.0035, और ये स्ट्रेन के ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये इतना, तो ये आ जाएगा इसका, और स्ट्रेन फाइनली कैलकुलेट करके आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका 0.0035 इंटू 1 माइनस डी डैश डिवाइड बाई एक्स यू करके आ जाएगा। The chances of diagonal tension crack in RCC member reduce when फ्लेक्सुरल एंड शियर फोर्स साइमल्टेनियसली, फ्लेक्सुरल होगा क्योंकि डायगोनल टेंशन क्या होता है, डायगोनल टेंशन क्रैक जब भी टेंसाइल में ही फेल होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एक्सियल कंप्रेशन और शियर फोर्स एक साइमल्टेनियसली लगेगा, तो क्योंकि जो क्रैकिंग जो होता है, सपोज एक हम एलिमेंट लेते हैं इसका
तो सीजर क्रैक कुछ इस तरीके से होता है, 45 डिग्री एंगल पर होता है। ये कब होता है? जब आपका ये चीज़ प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस लगता है तो हो जाता है। ये हो जाता है आपका ये चीज़ कॉम्प्रेसिव, इस डायरेक्शन में लगता है, और ये हो जाता है क्यू लगता है शियर स्ट्रेस। तो एक्सियल कंप्रेशन और शियर फोर्स एक साइमल्टेनियसली होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, डायगोनल टेंशन का जो क्रैक होगा आरसीसी मेंबर में वो रिड्यूस हो जाएगा चांसेस। इन प्रीस्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा आंसर इसका, हाई टेंसाइल कंक्रीट यूज करते हैं हम लोग प्रीस्ट्रेस में, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। ये ओनली हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ओनली यूज नहीं करते हैं, और लो स्ट्रेंथ कंक्रीट हम लोग यूज नहीं करते हैं। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बट हाई टेंसाइल ये भी नहीं होता है। जब भी होगा तो हाई टेंस मिनिमम जो स्ट्रेंथ होगा M30 यूज करते हैं, और हाई टेंसाइल वायर यूज करते हैं इसमें, ऑप्शन बी करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है कि 20, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन स्टील in tension is 140 Newton per mm square, then the depth of neutral axis for a singly reinforced rectangular balance section will be, कितना हो जाएगा इसका देखते हैं। तो सिग्मा एस टी जो कंप्रेस परमिसिबल जो स्ट्रेस है स्टील में 140 है इतना, तो एक्सयू जो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वो हो जाएगा एम सिग्मा सी बी सी डिवाइडेड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी होता है, जहाँ एम जो होता है मॉडुलर रेशियो होता है जो कि 280/3 सिग्मा सी बी सी होता है। तो यहाँ पे जब हम m का जो वैल्यू रखेंगे ये चीज़ इस सेम पे, तो सिग्मा सी बी सी कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे इतना बचेगा जिसका वैल्यू होता है 93.33 होता है, और यहाँ पे वही सेम वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 0.4D आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी आंसर। गैंट्री गडर्स आर डिजाइन टू रेजिस्ट, जो गैंट्री गडर जो होता है ये हम लोग इस टाइप का होता है, गैंट्री गडर होता है लिटरली अनसपोर्टेड होता है, और यहाँ पे जो होता है इस पर क्रेन वगैरह चलता है, क्रेन चलता है, कोई मूविंग व्हीकल वगैरह जो मूविंग जो उसको हमको कर हम लोग चलाते हैं उस पर, तो हम लोग क्या करते हैं लॉन्गिट्यूडनली भी इसको रजिस्टर करवाने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, और वर्टिकली जो क्रेन का जो लोड मूव पे जब करता है उस पर, तो ये हम लोग वर्टिकली जब करते हैं तो वर्टिकली भी रजिस्ट होना चाहिए, और ये हम लोगों को लेटरली भी रजिस्ट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा गैंट्री गर्डर का लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड ऑप्शन। अ फुल्ली प्रेस्ट्रेस कंक्रीट बीम इज वन इन विच, फुल्ली स्ट्रेस कंक्रीट बीम में क्या होता है कि एज पर IS कोड जो कहता है 1343/12 में नो टेंसाइल स्ट्रेस इज अलाउड इन कंक्रीट अंडर द फुल प्री स्ट्रेसिंग लिमिटेड। एक जो थ्री टाइप का प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग होता है और पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग होता है। जो लिमिटेड में क्या होता है कि हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस को अलाउड करते हैं अंडर सर्विस लोड विद इन क्रैकिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। पार्शियल में क्या होता है कि जो अंडर टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू सर्विस लोड क्रैक विड्थ इज विद इन अलाउबल लिमिट, अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm के अराउंड वैल्यू होता है, ये हम लोग टेंसाइल क्रैक को अलाउ करते हैं। और फुल्ली प्री स्ट्रेसिंग में क्या होता है कि नो टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग अलाउ करते हैं, उसके बाद ही हमारा जो वर्किंग लोड जो होता है कम्प्लीटली रेजिस्ट हो पाता है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के थ्रू। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो टेंशन इज परमिटेड। PPSC इसका शायद आंसर ए दिया है, जो कि देखते हैं अब आगे डिलीट करता है क्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग द concrete its permeability to the ingress of water, oxygen, carbon dioxide, chloride, sulfate and other potentially deleterious substances। तो suitability तो होगा नहीं, और कंसिस्टेंसी ये भी नहीं होगा, और ड्यूरेबिलिटी ये होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी ये भी नहीं होगा। तो जो भी आंसर होगा सिर्फ इसका ड्यूरेबिलिटी होगा, जो कंक्रीट के जो होगा ड्यूरेबिलिटी पे ही सिर्फ इफेक्ट करेगा ये सब, इंग्रेस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन सल्फेट, ये सब। उसके बाद अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय इंजीनियर इन चार्ज द एनफोर्समेंट शैल बी प्लेस्ड विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलरेंसेस। ये चार ऑप्शन है। तो होता क्या है IS 456 के अकॉर्डिंग जो है टॉलरेंसेस ऑन प्लेसिंग द रेनफोर्समेंट, टॉलरेंसेस ऑन प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट ये दिया हुआ कि एक केस में कि अगर डेप्थ 200 mm है और उससे कम का डेप्थ है, तो उस केस में जो ±10 mm के हम लोग पे देते हैं रेनफोर्समेंट का देंगे, अगर नहीं दिया है तो। और अगर इफेक्टिव डेप्थ अगर मोर देन है 200 mm से, तो हम लोग जो क्राइटेरिया लेंगे ±15 mm के टॉलरेंस में रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 15 mm होता तो ये भी सही हो जाता, और ऑप्शन BNC ANB होता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ जो 10 दिया है ये तो गलत है, इसलिए ऑप्शन ये सही है सिर्फ। द वेट ऑफ स्टील रड पर मीटर लेंथ इज, क्या हो जाएगा वेट ऑफ सीधे
ये चीज़ हम लोग वेट निकालते हैं जब, तो गामा इंटू का वॉल्यूम करेंगे, तो गामा जब रखेंगे 7850 और वॉल्यूम हो जाएगा π/4 d² इंटू का लेंथ। तो लेंथ हम लोग यूनिट लेंथ ले लेंगे 1 मीटर के लिए, और जब इसको जब कैलकुलेट करेंगे जब डी को में रखने के लिए, तो वेट जो आ जाएगा ये आ जाएगा d² डिवाइडेड बाई 162 आ जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन, ये चीज़ आ जाएगा ऑप्शन ए आंसर। एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स इज, जो EC होता है IS 456 के अकॉर्डिंग जो होता है इलास्टिक मॉडुलस होता है 5000 अंडर रूट FCK होता है। तो FCK की जगह पर 25 है तो अंडर रूट में हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 25,000। बीपीएससी आंसर भी डी दिया है, अगर यहाँ पे 25,000 होता तो ऑप्शन डी होता। अदरवाइज ये जो ऑप्शन है ये है 5700 FCK जो वर्किंग स्ट्रेस में होता है, इसी जो होता है 5700 वर्किंग स्ट्रेस में था ये चीज़। इस केस में करेंगे तो ये आ जाएगा, अदरवाइज फिर ये ऑप्शन दिया है। पर अभी तक अभी इसमें आंसर जैसे डी था जिसमें 2500 लिखा हुआ था, तो मे भी क्या करेगा बीपीएससी भी, देखते हैं। तो इसको भी हम लोग कंट्रोवर्सी में रखते हैं। देखो नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ मेन वायर इन आरसीसी कॉलम शैल नॉट बी लेस देन, ये तो सीधे होता है 12 mm होता है ये चीज़। IS 456 क्लाउज 26.5.3.1 डी में लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट के बारे में सारा दिया हुआ है। तो उसमें क्या लिखा है कि एक लाइन डी क्लाउज में डायमीटर ऑफ मेन वायर इन आरसीसी कॉलम शैल नॉट बी लेस देन 12 mm, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस कब होगा, जब दोनों डायरेक्शन हमारा टेंशन और कंप्रेशन जो होगा बराबर होगा। प्योर शियर के केस में क्या हो जाएगा, जब हमारा जो जितना टेंसाइल है उतना ही हमारा कंप्रेसिव भी होना चाहिए, तो इस केस में जाएगा तो आपका ये चीज़ टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसी केस में जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ रिटेनिंग वाल retaining a surcharge, if overall height of the wall is h, then the width of base slab would be, जो width of base slab होता है वो जाता है 0.6 to 0.7 h के अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये होता है रिटेनिंग वाल, और ये होता है इसका width of slab base, ये width होता है, ये जो होता है 0.6 to 0.75 h बराबर, ये इसका स्टेम कहलाता है। स्टेम ये होता है टॉय प्रोजेक्शन होता है, ये होता है विड्थ का हाइट होता है। इसका भी होता है h/10 से कुछ वैल्यू होती है, यह देखते हैं। जो टॉय प्रोजेक्शन होता है 1/3 to 1/4 होता है बेस विड्थ का, और बेस स्लैब थिकनेस जो होता है इतना होता है थिकनेस होता है, और बेस स्लैब विड्थ होगा 0.4 to 0. विदाउट सरचार्ज एंड 0.6 to 0.75 h सरचार्ज वाल के लिए होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 0.7 h होता है इसका। इफ द थिकनेस इज स्मॉल इन कंपेरिजन विद द लेंथ एंड विड्थ, अगर थिकनेस कंपेयर लेंथ और विड्थ के कंपेयर में अगर थिकनेस जो है काफ़ी स्मॉल, अगर तीनों रहेगा तो हो जाएगा 3D, अगर एक है अपना स्मॉल है ये चीज़ थिकनेस, तो क्या हो जाएगा L और B में तो 2D हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा 2D। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसका। In hydrometer analysis for a soil mass, both meniscus correction and dispersing agents are additive. Both meniscus correction and dispersing agent correction are subtractive. Meniscus is subtractive and dispersing agent is additive. Meniscus correction is additive and dispersing agent is corrective. देखते हैं क्या इसका आंसर सही है। तो meniscus correction क्या होता है कि हम लोग जब रीडिंग लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से कुछ कैपिलरी के फॉर्म में, कैपिलरी के टर्म में कुछ होता है ये, तो ये जो लोअर डेंसिटी कारण क्या होता है कि हमें रीडिंग ये मिलता है, जो कि ओरिजिनल रीडिंग होता है ये चीज़ होता है, ये इसके अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पे हायर डेंसिटी कारण होता है। तो इज बिंग रीड इंस्टेड ऑफ लोअर लेवल हायर डेंसिटी, हेंस करेक्शन इज ऑलवेज एडिटिव होता है। टेम्परेचर के समय अगर टेम्परेचर लेस देन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो हम जो इसका जो होगा करेक्शन होगा नेगेटिव होगा, और टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से तो करेक्शन जो होगा पॉजिटिव होगा। डिस्पर्सन जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो उसका जो डेंसिटी होता है इंक्रीज करता है, जिसके कारण जो हम लोग जो करेक्शन लेते हैं इसमें वो सब्सट्रैक्टिव लेते हैं। और इस तरह से तरीके इसको याद अगर भूल जाते हैं तो इसको
ये करते थे कि मेनिस्कस है, मेनिस्कस को याद कर सकते, मेनिस मतलब माइनस, तो माइनस में यहाँ पे प्लस का, माइनस में हम लोग प्लस का करेंगे करेक्शन, और डिस्पर्सिंग जब हम कुछ मिलाते हैं तो उसको घटाने हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्सट्रैक्टिव कर देंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या है, मेनिस्कस करेक्शन इज एडिटिव एंड डिस्पर्सिंग एज इट इज सब्सट्रैक्टिव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। If the plasticity index of U line close and above A line of the plasticity chart, the clay mineral is केलोनाइट, मोंटीमोनाइट, इलाइट, क्या होगा? तो IS कोड 1498 1970 क्लाउज 3.6 एंड 3.7 में ये कहता है कि जो सॉइल ए लाइन के ऊपर और यू लाइन के जस्ट नीचे वो होता है मोंटमिरोलाइट होता है ये चीज़, और जस्ट ए लाइन के जो ऊपर होता है वो होता है इलाइट होता है, और उसके नीचे होता है ए लाइन के केलोनाइट्स होता है। इस रेंज में जो होता है क्ले लाई नहीं करता है इस रेंज में। तो बाकी जो यहाँ ने बचा है, जो हेलोसाइट्स बचा है, यहाँ होता है नीचे में, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन में, और यहाँ होता है एवे केली की क्ले होता है, ये इस पोर्शन के कुछ होता है, एवे की क्ले होता है। तो ए लाइन का इक्वेशन ये होता है और यू लाइन का इक्वेशन इतना होता है। IS कोड इसका होता है 14981970 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, मोंटमिरोलाइट हो जाएगा, जस्ट ए लाइन को एबव और यू लाइन के जस्ट नीचे। द इफेक्टिव स्ट्रेस इज, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? एक्चुअल में जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो होता है सॉइल पार्टिकल जो होता है, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है दो सॉइल पार्टिकल के बीच में, इसमें इस पार्टिकल में जो लोडिंग लगता है। तो एक्चुअल जो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है कि समेशन ऑफ ऑल पार्टिकल का जो फोर्सेस होता है डिवाइडेड बाय होता है कॉन्टेक्ट एरिया होता है, कॉन्टेक्ट एरिया होता है। बट हम लोग ये निकाल नहीं पाते हैं प्रैक्टिकली में, तो हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली निकालने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेस और माइनस क्या करते हैं हम लोग माइनस क्या करते हैं, पोर वाटर प्रेशर कर देते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस को। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल आर रिस्पेक्टिवली टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेसेस एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर। ये क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस जो होता है क्या होता है, गामा इंटू का एच होता है। तो गामा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा जो वाटर का जो यूनिट वेट होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 10 एज्यूम कर लेते हैं और इंटू हाइट हो जाएगा 10, इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और पोर वाटर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, गामा डब्लू इंटू एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि पहला पूछ रहा है टोटल स्ट्रेस पूछ रहा है, तो टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इक्वल टू दोनों 100 है तो 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A soil sample has a liquid limit of 54% and plastic limit of 27% and natural moisture content of 25% दिया हुआ, तो soil is dominated by, पहले तो देख लेते हैं कि ये सैंड होगा कि नहीं, या क्ले होगा कि या सिल्ट होगा। तो IP हम लोग पहले निकाल के देखते हैं कि IP जो होगा वो कितना होता है, लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट, ये कितना आ रहा, अगर ये 0 आएगा तो सैंड होगा, तो सैंड तो होगा नहीं, पहले एक ऑप्शन खत्म। ऑर्गेनिक मटेरियल तो होगा ही नहीं। सिल्ट क्या होगा कि सिल्ट का जो IP होता है वो होता है 10 से 15% के बीच में होता है। तो 54, ये हो जाएगा कितना, से 27% आ रहा। तो ये 10 से 15% तक में होता है, सिल्ट होता है IP अगर है तो। लेकिन IP अगर 15 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 15% से, तो होगा क्ले। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम लोग पता करेंगे। कंसिस्टेंसी इंडेक्स से पता करेंगे, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस का नेचुरल, तो हो जाएगा 54 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 54 माइनस का 27, कितना हो जाएगा 54 माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 54 माइनस का 27, ये हो रहा है 1.07। तो ग्रेटर देन 1, तो हम लोग इस चार्ट से देख रहे हैं कंसिस्टेंसी स्टेट दिया हुआ लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड, सॉलिड, और इसका डिस्क्रिप्शन है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, और ये लिक्विडिटी इंडेक्स है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम लोग निकाल के देखें कि ये कितना ग्रेटर देन 1 आ रहा। तो ग्रेटर देन 1 में क्या है, सेमी सॉलिड है, और ये क्या है ऑप्शन में क्या है यहाँ पे,
एक तो इस ऑप्शन हम लोग देख लेते कि इससे ज़्यादा है कि IP, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स में वेरी स्टिप टू क्ले ओनली। और जब ये हमारा क्या है, अगर अगर लेस देन जीरो हो जाएगा ये चीज़, मीन्स कि लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है कि ये जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हो। ये अगर ज़्यादा इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है कि नेचुरली जो अवेलेबल है मॉइस्चर कंटेंट, वो क्या है कि जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो क्या है कि लेस देन है सॉइल का, तो क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि लिक्विड स्टेट में अगर लेस देन कंसिस्टेंसी इंडेक्स जीरो आया तो वहीं लिक्विडिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें जब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा लिक्विड स्टेट में जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। The critical hydraulic gradient leading to zero state of stress that would produce a Q condition in the standard stratum, specific gravity and void ratio दिया हुआ है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, ऐसी आर इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई होता है 1 प्लस ई होता है। तो जी माइनस वन जब करेंगे 2.7 माइनस वन तो ये हो जाएगा 2.7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस का 0.7, तो ये 1.7 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 बच जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द सीपेज वेलोसिटी ऑफ सॉइल स्पेसिमेन विद डिस्चार्ज वेलोसिटी है 20 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड एंड पॉइंट रेशियो 0.8। तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी VS इक्वल टू होता है वी डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई एन, तो पोरोसिटी होता है। तो हम लोग एन इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, पोरोसिटी का जो फॉर्मूला होता है E/1 प्लस ई निकाल लेंगे, तो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 0.8, पॉजिटिव कितना आ रहा है 0.44 आ रहा है। जब यहाँ पे हम लोग 20 से डिवाइड मारेंगे इंटू 10⁻³ को, जब 0.44 से करेंगे तो ये आ जाएगा 45 के अराउंड आ जाएगा, 45 के अराउंड इतना इतना आ जाएगा 45। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो एक्चुअल वेलोसिटी होता है और सीपेज वेलोसिटी को बोलते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी बोलते हैं, फ्लो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या सुपरफिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ये फॉर्मूला सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू वी डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई पोरोसिटी। जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जियोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है कि पहले तो होता है बेदरिंग होता है, सॉइल का बेदरिंग होता है। बेदरिंग मीन्स की जो टूटता वगैरह है, उसके बाद बिंड हो गया, वाटर हो गया, या किसी और फिनोमेना से ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद क्या होता है, एक जगह कहीं पे वो डिपोजिशन था, जब डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है तो फिर वो क्या होता है, फिर अपीवल होता है। अपीवल होने के बाद वापस से फिर प्रोसेस क्या होता है, फिर से वो डिपोजिशन होता है एक जगह कहीं पे। डिपोजिशन होने के बाद फिर क्या होता है, फिर से बेदरिंग होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन इज ए जियोलॉजिकल साइकिल एंड सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज कॉल्ड द पेडोजेनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेडोजेनेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी में है बेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद डिपोजिशन, फिर उसके बाद अपीवल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द लॉ ऑफ शियर स्ट्रेंथ फॉर अ ड्राई सैंड स्पेसिमेन टेस्टेड इन डायरेक्ट शियर स्ट्रेस अंडर शियर स्ट्रेस, इतना नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है 200 किलो पास्कल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू सी प्लस का सिग्मा एन tan फाइव। तो ये सिग्मा एफ के जगह पे मे भी क्या ही दिया हो, तो जब हम लोग रखेंगे इसको शियर स्ट्रेस को 100 और नॉर्मल स्केल के लिए सी का जो क्वेश्चन जो होगा जीरो हो जाएगा सैंड के केस में, तो ये क्या हो जाएगा 200 और इंटू का हो जाएगा नॉर्मल tan फाइव। हो सकता है इसकी जगह पे सिग्मा एफ दिया हो तो 0.5 इज द करेक्ट आंसर। डेप्थ ऑफ टेंसाइल जोन नियर द सरफेस ऑफ कोहेसिव फिल। डेप्थ ऑफ टेंसाइल जोन होता क्या है, जब ये मान लीजिए कोई एक ये रिटेनिंग वाल है, ये चीज़ है, इसका डेप्थ जो है जेड है, ये रिटेनिंग वाल है, यहाँ पे फिल दिया हुआ है सरचार्ज वगैरह का। ये C5 सॉइल होता है यहाँ पे इस पोजीशन पे। इसका जो स्ट्रेस डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा। C5 सॉइल के केस में क्या हो जाएगा कि एक पूर्ण जगह पे आकर के ये जो स्ट्रेस होगा वो जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होगा। क्योंकि एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के गामा जेड माइनस का 2C
अंडर रूट गामा के होता है। तो जेड का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2c अंडर रूट गामा के हो जाएगा। एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है कि एक यहाँ पे आकर के कुछ पोजीशन पे आकर के 0 हो जाता है, तो 0 आ जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि के गामा जेड इक्वल टू क्या आता है, 2c अंडर रूट गामा के। यहाँ से हम लोग जो निकाल लेंगे जेड इक्वल्स टू वो आ जाएगा 2c अपॉन का गामा अंडर रूट के। यहाँ पे के इक्वल्स टू जो है क्वेश्चन में एन फाइव दिया हुआ है, एन फाइव दिया हुआ है इतना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है कि टेंसाइल जोन होता है या कुछ पोर्शन तक, और इतना ही जो होता है सॉइल के अंदर, फिर ये कंप्रेशन होता है, सेम डिस्टेंस में कंप्रेशन होता है। तो ये तो हो गया डेप्थ ऑफ टेंसाइल जोन, और यहाँ से यहाँ तक जो हो गया डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड सॉइल हो गया। डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड सॉइल होता है जो कि सिर्फ डबल कर देने इसका होता है। तो द डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, 2z होता है, 2z इक्वल टू हो जाता है 4c अपॉन गामा के हो जाएगा, बस 4c अपॉन का गामा अंडर रूट के हो जाएगा सिर्फ, बस डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड सॉइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, in saturated clay layer consolidating with single drainage the initial isochrone is, इनिशियल आइसोक्रोन डबल ड्रेनेज हो या सिंगल ड्रेनेज हो, दोनों में जो होता है टी कस टू टाइम कस टू 0 पे क्या होता है कि इनिशियल आइसोक्रोन जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, या फिर उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ये जो होता है हो जाएगा रेक्टेंगल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पैराबोला होगा टी कस टू 1 2 3 पे हो जाएगा उसके बाद फिर, लेकिन इनिशियल जो होगा टी इक्वल टू 0 पे जो होगा वो होगा रेक्टेंगल। As per Indian Standard Code of Practice, the frequency ratio of operating frequency of machine to the natural frequency of soil should not be in the range of 0.5 to 1.5, 1 से 2.5, 1.5 to 3 and 3 to 0.6। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा। हम लोग फ्रीक्वेंसी रेशियो रखते हैं, फ्रीक्वेंसी रेशियो 0.5 से या तो जो होगा फ्रीक्वेंसी रेशियो वो या तो लेस देन रखेंगे 0.5 से, या फिर ग्रेटर देन रखेंगे 1.5 से। क्योंकि क्या है कि IS 2974 में पार्ट 1 1982 में क्लाउज 5.2 में का ये है, फ्रीक्वेंसी रेशियो शुड बी विद इन द 0.5 to 1.5 टू अवॉइड द रेजोनेंस। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वाइब्रेट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इनहेरेंट इन द सिस्टम एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एट विच द मशीन इज ऑपरेटिंग। तो मशीन ऑपरेट कर रहा हो और ये हो गया सॉयल का हो गया वाइब्रेशन हो गया इसका। तो रेजोनेंस जो हो गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटिंग फॉर, मतलब मीन्स कि सीधे ये होता है कि रेजोनेंस पे जो होता है द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग सिस्टम इज मैक्सिमम होता है। इसलिए टू अवॉइड रेजोनेंस तो हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन शुड नॉट बी एनोइंग द पर्सन टू और डिट्रीमेंटल टू अदर मशीन और स्ट्रक्चर। इसलिए हम लोग को एक विदिन रेंज में लगता है ताकि ज़्यादा वाइब्रेशन भी ना हो, से लेकर के 1.5 तक के बीच में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The maximum load carrying capacity of a pile when it continues to sink without further increase of load। तो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा पाइल का, जो मैक्सिमम लोड होगा उसका अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी तो होगा, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा पाइल का, सही है, और अल्टीमेट बियरिंग रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर इज द करेक्ट, तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The stress increment at a depth of 10 meter below a corner of a rectangle load of intensity 250 kilopascal and influence stress factor of 0.0179 inch कितना हो जाएगा। ये पूछ रहा है किसमें, रेक्टेंगुलर कॉर्नर, कोई एक रेक्टेंगल सेक्शन है उसके कॉर्नर पे पूछ रहा है। तो सपोज कि ये एक जो है रेक्टेंगल पोर्शन है सॉइल पे, यहाँ पे यूडियल लोड पूरा यूनिफॉर्मली लोड लग रहा है, सारे जगह पे लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, किसी एक कॉर्नर पे उसका इफेक्ट पूछ रहा है। डेप्थ ऑफ जेड इक्वल्स टू 10 मीटर पूछ रहा है। होता क्या है कि क्यू जो सिग्मा जो होता है वर्टिकल स्ट्रेस जो होता है बिलो द इन कॉर्नर ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेक्टेंगुलर एरिया, क्या होता है के वी इंटू का क्यू होता है। यहाँ पे के वी क्या होता है कि जो स्ट्रेस फैक्टर है, इन्फ्लुएंस स्ट्रेस फैक्टर ये होता है, क्यू जो होता है जो लोडिंग लग रहा है वो होता है। के वी का फॉर्मूला होता है एम एन के टर्म में होता है, जो एम एन होता है वो डिपेंड करता है एल वाई जेड और बी वाई जेड पर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि बी वाई जेड और एल वाई जेड में 10 रख कर वैल्यू ऑलरेडी आपको स्ट्रेस फैक्टर जो होता है इन्फ्लुएंस स्ट्रेस फैक्टर वो 0.0179 दे रखा है,
और क्यू का वैल्यू दे रखा है 250। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 4.48 किलो पास्कल आ जाएगा इतना आंसर का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव स्क्रीन फिक्शन ऑन पाइल इज, नेगेटिव स्क्रीन फिक्शन में क्या होता है कि जो रिलेटिव सॉइल होता है, नेगेटिव स्क्रीन फिक्शन में क्या होता है कि कुछ मीडियम तक जो होता है यहाँ पे होता है डेंस होता है नीचे इसका, और यहाँ पे जब सॉफ्ट क्लिप होता है नेगेटिव स्क्रीन फिक्शन में तो उसी केस में होता है। तो काउज ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सॉइल इस काउज इन सॉफ्ट क्ले डिक्रीज द पाइल कैपेसिटी, नेगेटिव स्क्रीन फिक्शन जो होता है पाइल कैपेसिटी रिड्यूस करता है। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्प्रिंग इज डाउनवर्ड ड्रैग एक्शन ऑन द पाइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन between the pile and the surrounding soil. The condition occurs when the upper portion is loose and soft whereas the lower portion होता है dense and stiff होता है। Negative skin friction reduces the load carrying capacity of the pile। तो क्या हो जाएगा कि एक तो अगर रिलेटिव जो सॉइल जो पाइल के आसपास जो सराउंडिंग में जो सॉइल है वो सेटल हो रहा हो या फिर सॉफ्ट क्ले हो उसके कारण, या फिर डिक्रीज फिर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या करता है पाइल कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर डी। A compacted soil sample exhibited maximum dry density of 21.5 kilonewton per meter cube and a minimum dry density of 15.5 kilonewton per meter cube. The compactability factor is, तो आर सी इक्वल्स टू क्या होता है, रिलेटिव कॉम्पेक्शन इक्वल्स टू क्या होता है गामा डी, क्या होता है कि ये होता है गामा डी डिवाइडेड बाई गामा मैक्स होता है। तो रिलेटिव कॉम्पेक्शन और कॉम्पैक्टिव फैक्टर होता है टू डिस्क्राइब द डेंसनेस ऑफ कोहेसिव एंड कोहेशनलेस सॉइल। तो यहीं पे क्या करना है 15 पॉइंट गामा डी दिया हुआ और डिवाइडेड बाई 21.5 दिया हुआ, 21.5 दिया हुआ। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 51.5 डिवाइडेड बाई 21.5 0.72 आ रहा। तो ऑप्शन नन ऑफ द अबव आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अंडर रिम पाइल जो होता है जनरली, अंडर रिम जनरली पाइल जो होता है वो क्या होता है ड्रिवन पाइल नहीं होता। ड्रिवन पाइल क्योंकि होता है जो होता है डिस्प्लेसमेंट पाइल होता है, उसमें सॉइल को डिस्टर्ब किया होता है। अंडर रिम पाइल में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जो कि होता है नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल में आता है। ये जो नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल में कौन सा आता है बोर्ड पाइल आता है। प्रीकास्ट पाइल नहीं होता, प्रीकास्ट करके हम लोग नहीं कर सकते, वहीं पे हम सेम टाइम पे कास्ट इन सीटू करते हैं। अंडर रिम पाइल का हम लोग बोर करने के बाद उसमें मटेरियल को डालते हैं, उसी समय पर डालते हैं, कास्टिंग सीटू करते हैं। तो हो जाएगा बोर्ड पाइल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया ड्रिवन पाइल। दीज पाइल्स आर ड्रिवन थ्रू डायनेमिक सिंक के थ्रू का था, इसमें सॉइल को डिस्टर्ब किया जाता है। लोन कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू द इंड बियरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन बहुत होता है इसमें। इसमें क्या आता है मेटल का आता है, वुड आता है, कंक्रीट का पाइल आता है ये सब। बोर्ड पाइल में द पाइल फॉर्म बाय मेकिंग ए बोर होल इनटू द सॉइल एंड फिलिंग इट विद कंक्रीट आर नोन एज द बोर्ड पाइल और या फिर कास्ट इन सीटू पाइल। ये है अंडररिम्ड पाइल का, जिसमें ये होता है बल्ब होता है, बल्ब के सेंटर टू सेंटर इसका जो डिस्टेंस होता है 1.25 डी से 1.5 डी के बराबर होता है। और ये होता है डी का जो होता है ये डायमीटर जो होता है डी इक्वल्स टू 2.5 डी होता है। तो डी यू इक्वल्स टू जो हो गया 2.5 डी हो गया डायमीटर, इसका डायमीटर डी और इसका जो डायमीटर हो गया डी यू, ये चीज़। नेक्स्ट, a typical correlation between the relative compaction and relative density of granular soilage। ये क्या होता है डायरेक्ट आंसर, ये इसका जो होता है आर सी कस्टू जो होता है 80 प्लस का 0.2 डी आर रिलेटिव डेंसिटी होता है। जो रिलेटिव डेंसिटी जब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू जब डालेंगे 80% जब डालेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आर सी सॉरी आर जब रिलेटिव डेंसिटी वैल्यू जब जीरो डालेंगे तो हो जाएगा जीरो, तो वो होगा कितना आर सी 100 होगा। और जब हम 100 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो डेंसेस्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी होता है 100% होता है, आरसी होता है 100%। लूजेस्ट स्टेट के लिए एट 0% रिलेटिव डेंसिटी पे आरसी जो होगा 100% होगा। इन केस ऑफ बेल फाउंडेशन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड्स दैट टिल्ट एंड शिफ्ट ऑफ बेल शुड बी रिस्पेक्टिवली। तो एज पर IS 3955/1967 द मैक्सिमम टिल्ट अलाउड इन केस ऑफ बेल फाउंडेशन। और ये इसका ये लिमिटेशन भी होता है क्योंकि ये इतना ही तक हम लोग टिल्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं टिल्ट कर सकते हैं। कुछ केस में क्या किया होता है कि बेल फाउंडेशन को हल्का टिल्ट किया जाता है
या फिर जब प्लेट लोड टेस्टिंग वगैरह जब करते हैं, अंडर वाटर जब कंक्रीटिंग वगैरह जब करते हैं, एंड या अंडर वाटर जो हम लोग जब रिवर उवर में हम लोग जो फाउंडेशन देते हैं, बेल फाउंडेशन देते हैं, सपोज जैसे आप महात्मा गांधी सेतु ब्रिज के जो किनारे जो बन रहा है अभी 6 लेन का ब्रिज, उसमें देखेंगे तो कुछ फाउंडेशन जो टिल्ट हो चुका है तो उसको सीधा किया जा रहा है हाइड्रोलिक जैकिंग के थ्रू। हाइड्रोलिक जैकिंग लगा करके यहाँ पे सीधा किया जा रहा है, उसको टिल्ट या शिफ्ट किया जाता है, या कुछ केस में हल्का फल्का टिल्टिंग भी किया जाता है या शिफ्ट किया जाता है। उस केस में हम लोग अलाउ करते हैं सिर्फ 1/60, एंड जो फाउंडेशन जो होता है शिफ्ट जो करते हैं फाउंडेशन को, वो सिर्फ हम लोग करते हैं शुड नॉट बी मोर देन 1% ऑफ द डेप्थ ऑफ संक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये हो जाएगा सी आंसर इसका, बी आंसर हो जाएगा इसका 1/60 एंड 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन सर्कल मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द रिजल्टेंट रिएक्शन along a slip surface is tangential to a circle of radius। ये जो हम लोग सॉइल स्टेबिलिटी स्लोप में जब पढ़ते हैं तो कुछ ये रहता है रेडियस इसका, और ये होता है स्लिप सर्कल रहता है जो कि कुछ इस तरह से रहता है, और ये जो होता है कुछ इसका एक तो ये लाइन होता है आर जो होता है रेडियस का, और इसका रिजल्टेंट जो होता है कुछ पास होता है इस फाई से कुछ तब। तो यहाँ पे एक सर्कल होता है, और इस सर्कल में जो जो होता है रेडियस होता है फ्रिक्शन सर्कल मेथड का, इसमें होता है ये आर साइन फाई के बराबर होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। रिजल्टेंट रिएक्शन along a slip circle is tangential to a circle of radius r sin phi। ये क्वेश्चन, थैंक यू।